ये अच्छी बात अभी मेरा ख्याल है सिंह साहब ने कही, वेद प्रकाश जी ने, कि आयुर्वेद को विज्ञान से जोड़ना है। जब तक आयुर्वेद और विज्ञान अलग अलग होंगे आयुर्वेद आगे नहीं बढ़ सकता। ये हमको सीखना चाहिए कि जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है उन्होंने विज्ञान के साथ उसको जोड़ा, और आज मेरा ख्याल में गलत नहीं होऊंगा अगर मैं कहूं कि 80% हर्बल मार्केट इज कैप्चर्ड बाय चाइना, और इसी को हमको रिवर्स करना है। भारतीय वैज्ञानिकों को अब इस बात की चिंता होने लगी, आने वाले समय में मानव जीवन को कैसे संरक्षित किया जाए, सुरक्षित किया जाए, स्वास्थ्य की सुविधाओं को कैसे बहाल किया जाए, इस बात की चर्चा को लेकर के अब चिंता बढ़ रही है। उसी चिंता के परिप्रेक्ष्य में 2 दिवसीय कार्यशाला काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में के.एन. उडुपा सभागार में प्रारंभ हुई। साइंटिफिक एडवांसमेंट फॉर सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, हर्बल मेडिसिन्स एंड इम्पैक्ट ऑन हेल्थ की शुरू की गई, जिसमें यह बात की चर्चा बड़े ज़ोर शोर से की गई। यहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा तमाम विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक यहाँ इकट्ठा हुए। ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है कि हम धरती के ताप को कैसे कंट्रोल करें, टेम्परेचर को कैसे घटाएं। प्रकृति ने अब लगता है मानव को अपने ऊपर किए गए कुकृत्यों का बदला लेने की ठान ली है, जिसका परिणाम यह है, जिसका दुष्परिणाम यह है कि अभी महाराष्ट्र में जहां हीट स्ट्रोक से 12 लोग मर गए, जहां हीट स्ट्रोक कभी नहीं आया, जहां पर बारिश नहीं होती थी वहां बारिश हो रही है, जहां बारिश होनी चाहिए वहां बारिश नहीं हो रही। इस तरह से प्रकृति अपना व्यवहार कर रही है। इस बात की चिंता को देखते हुए यहाँ वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार रखे, उसकी चिंता को व्यक्त किया और उसको कैसे संरक्षित किया जाए, सुरक्षित किया जाए, इस बात की चर्चा शुरू की। आइए करते हैं उन लोगों से बात कि क्या है आगे की उनकी रणनीति और कैसे हम धरती को बचाएंगे। यह समस्या पूरी दुनिया के लिए है, न कि केवल भारत के लिए। जिस महापुरुष के द्वारा रचित इस संस्थान में आप बैठे हैं, आपने गाय का नाम लिया, आपने गंगा जी का नाम लिया, आपने गायत्री का नाम लिया। आपको ज्ञान होगा कि गंगा जी की जब गंगा कैनाल बन रही थी ब्रिटिश के समय, मालवीय जी जो है सारे देश के राजाओं को इकट्ठा करते हैं, वहाँ सम्मेलन करते हैं हर की पौड़ी अयोध्या में। जब हर की पैड़ी से दूर किया जा रहा था गंगा जी को, और गंगा जी के अविरल प्रवाह के लिए उस समय उन्होंने 1916 में आंदोलन किया और अंग्रेज़ों ने उनकी प्लानिंग मानी, उनके गंगा का अविरल प्रवाह चालू रहा। तो मालवीय जी जो है वो इन्वायरमेंट के प्रति कितने संवेदनशील थे, ये तो उसी से पता चलता है। संस्थान अपने आप में ज्ञान देता है। दूसरा, गायत्री का उन्होंने मंत्र श्री राम शर्मा आचार्य जी को दिया। आज इतना बड़ा गायत्री परिवार है, उनके गुरु मालवीय जी थे। तो मालवीय जी ने जिन चीज़ों को छुआ है, जो उन्होंने प्रयास किया है, और उन सब चीज़ों पे आज जो है, एक मैं छोटा सा उदाहरण दूँ थोड़ा आपके विषय से हटकर। 70 साल बाद हमको जो है नई शिक्षा नीति, वो नई शिक्षा नीति कुछ नहीं, वो मालवीय जी की शिक्षा नीति है। उसमें से 85 से 90% जो मालवीय जी का दर्शन था वही है। 5-10% तो देश काल 100 वर्षों में कुछ बदल जाता है। तो हम कहीं न कहीं मालवीय जी ने जो चीज़ें की हैं, जो प्रारंभ किया है, उसको हमको लौटना पड़ेगा, उनके मॉडल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो मालवीय जी, गांधी जी, ये सारे लोग चाहते थे भारत का विकास ग्राम आधारित हो, लेकिन नेहरू जी का ऐसा था कि भाई ब्रिटिश में वो पढ़े थे, उनको ऐसा था, वो चाहते थे कि हमारा एक इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। हम अब नहीं लौट सकते, इंडस्ट्री को बंद नहीं कर सकते, हमको दोनों में एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। हम और क्योंकि
जब हम इन्वायरमेंट से छेड़छाड़ करते हैं तो हमको उसका इनडायरेक्ट जो है उसका अगर कभी कास्ट बेनिफिट निकाला जाए तो मान लीजिए हमने 10 रुपये कमाया तो हमने 10,000 खर्च कर दिया लोगों के जीवन बचाने। आज इतनी बीमारियां फैल रही हैं, जो हमारे खान पान के चेंजेज हैं। प्रकृति का जब चर्चा करते हैं तो उसमें आहार विहार सब आता है। जैसे अभी चाइना में रिसर्च हुआ, जिन लोगों ने अपनी फूड हैबिट बदली है उनको ऑसोफेगस कैंसर हो रहा है। तो हमारे जो प्राचीन जो है, और हमारे देश में एक खाना नहीं है, दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम, सबके फूड हैबिट अलग है। वहाँ की चीज़ें पैदा होती हैं और वहाँ की जो वनस्पतियाँ, वहाँ का जो अन्न है उनकी औषधि का काम करता है। तो हमारा ये जो चीज़ है, एक जो ग्लोबलाइजेशन है, जो हर चीज़ें अवेलेबिलिटी हैं, से सीजनल वेरिएशन ख़त्म हो रहा है, ये एक प्रकार का ये भी प्रकृति के साथ जो है न्याय है। और इससे करेंगे तो हमको कहीं न कहीं उसको स्वास्थ्य पे एक दुष्प्रभाव पड़ेगा। जी, अभी तमाम सारी चीज़ें जैविक खादों को लेकर के सरकार कर्मचारी कर रही है और जैविक का प्रयोग स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, लेकिन वह हमारे किसान या हमारे जो अन्नदाता हैं उनके दिमाग में वो चीज़ उस तरह से नहीं हिट कर पा रही जिसमें क्या होगा। देखिए, अब हम ये नहीं, मैंने कहा ना, अब लौट नहीं सकते। जहाँ से हमने शुरुआत गलत की लौट नहीं सकते। आज आप सुनते हैं नीम कोटेड यूरिया, हम जो है इसी साइंस के बल पे हमको अब लौटना पड़ेगा। इसी साइंस के बल पे सस्टेनेबिलिटी क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जो प्लांट बेस हैं, जो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, जो ऑर्गेनिक में भी साइंस की ज़रूरत है। बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड बन रहे हैं जो हर्बल बेस हैं, गोमूत्र बेस हैं। तो ये सारी चीज़ों पे बहुत सारे रिसर्च की ज़रूरत है। मेरे पास एक साइंटिस्ट आए, तालाब गंदे होते हैं, उन्होंने एक प्रोडक्ट डेवलप किया, हर्बल बेस है, उसको डाल दीजिए, तालाब क्लीन हो जा रहा है। तो ये बहुत सारे जो, देखिए, हमारे उस परंपरागत ज्ञान को हमने जो ख़त्म किया है, हमको उसी में से ज्ञानों को खोज कर, पहले भी प्रकृति दूषित होती रही तो कैसे करना था। गांव में हमारे कुआं होते थे, कुएं में कोई जानवर गिर जाता था तो गांव में जानवर निकालते थे, सारा पानी निकालते थे, गंगा जल डाल देते थे और बाद में पीते थे उसी पानी को। तो गंगा जल के अंदर कोई न कोई ऐसा तत्व था, वो कुएं की रक्षा करता था। और आज भी इस पे रिसर्च हो रहे हैं। गंगा के अंदर इतनी शक्ति है कि जिन बैक्टीरिया को कोई नहीं मार सकता, जो उनको भी वो जो है, जो सुपर बैक्टीरिया जिनको कहते हैं, जिनका कोई दवा नहीं, इलाज नहीं, वो रेजिडेंट बैक्टीरिया को भी जो है बैक्टीरियोफेज जो हैं वो मारते हैं। अभी जो है इसका जो है, जैसे अभी घावों पे प्रयोग चल रहा है WHO में, जिनका घाव नहीं ठीक होता है या जो डायबिटिक है, फूड अल्सर है, तो उसमें उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो हमारा, वो भी सनातन ज्ञान को हम आधुनिक ज्ञान में, मैंने उन साइंटिस्टों को कहा उस चीज़ को आप कैप्सूल में लाओ, कैप्सूल फार्म में लाओ। किसी को फीवर हो रहा है, किसी बैक्टीरिया से रेजिस्टेंस है, उसको खिलाओ, फ़ायदा। तो ये सारे प्रयोग चल रहे हैं। अब हमको जो है पुरातन में लौट नहीं सकते, लेकिन हम आधुनिक विज्ञान के बल पे परंपरागत ज्ञान को इस्टेब्लिश करके हम तो इन्वायरमेंट को, प्रकृति को, लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने का मेरा ऐसा है कि प्रयास हो रहा है देश में। जी, एक अंतिम प्रश्न है, आज की जनरेशन, आज के जो बच्चे इस विधा से जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं, मेडिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं, चाहे BAMS कर रहे हो, MBBS कर रहे हो, उनकी अपनी जो लाइफ होती है या उनका जो अपना भविष्य है वो MBBS की तरफ जाता है, एलोपैथ की तरफ जाता है, उसमें उनको चार्म दिखता है। हमारा आयुर्वेद कहीं न कहीं इन चीज़ों से वंचित रह गया या लोगों की उपेक्षा का शिकार हो गया। आप उसमें काम कर रहे हैं। अभी आयुर्वेद ने हमारा प्रमाणित किया पूरी दुनिया में कि हम कोरोना के वायरस से कैसे बचे और हमने अपने देश को कैसे बचाया। तो एक उदाहरण, एक मिसाल हमको दिखाई पड़ा। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस पर बच्चों को तो सिक्योर करे कि उनका भविष्य आपके नहीं, कुछ न कुछ हमने गलत रास्ता चुन लिया था। हमको जो है, देखिए, दोनों पैथी इक्वल हैं, दोनों को बराबर महत्व देना चाहिए। हमने शुरू में जो है, हमको तुरंत रिलीफ देने वाला लगा, ये एलोपैथ है, ट्रामा केसेज हैं, कुछ ऐसी चीज़ें उसमें उसका वही कर सकता।
हमको दोनों में कंपटीशन नहीं, इंटीग्रेशन चाहिए। जो चीज़ें ये नहीं कर सकता आयुर्वेद करे, जो ये आयुर्वेद नहीं कर सकता वो, दोनों में एक इंटीग्रेशन हो चाहिए। चाइना का जैसे अभी उदाहरण आता है, चाइना जो है हर्बल मेडिसिन को इंजेक्टेबल फार्म में बना दिया है। बहुत सारे कॉस्मेटिक ऐसे हैं, बहुत चीज़ें हैं जो हर्बल हैं। मैं वहाँ ऐसे पाउच हैं, शरीर पे चिपका दीजिए, आपका दर्द खींच लेता है। तो ये सारा जो एडवांसमेंट हुआ है, जो आपका ट्रेडिशनल या हर्बल बेस्ड है या जो आयुर्वेदिक बेस्ड माना जाए, तो हमको आयुर्वेद को उस पाउच तक तो लाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो लोग होंगे इंडस्ट्री में, उनको जॉब मिलेगा, अच्छे लोग, रिसर्चर की ज़रूरत है। तो हमको उस पर सरकार भी अब जो है आयुष डिपार्टमेंट बना, आयुष मंत्रालय बन गया है। अब आयुष के लिए और रिसर्च आ रहा, बजट आ रहा है। लेकिन एक जो बहुत बड़ी इस्टेब्लिश विधा हो गई है, बहुत बड़ा जिसका अम्ब्रेला है, हमको किसी को समाप्त नहीं करना है, उसको भी बढ़ाना है जो पीछे रह गया। इसी सरकार में चर्चा थी, मैंने स्टोरी भी की थी उस बार, कि हमारे यहाँ सेल प्रक्रिया, सेल चिकित्सा भी हम आयुर्वेद से करने शुरू, हमारे आयुर्वेदाचार्य लोग करना शुरू किए हैं कुछ जगहों पर। अरे बीएचयू तो उसका रोल मॉडल रहा है। क्षार सूत्र यहाँ का दिया हुआ ज्ञान है। बीएचयू ने क्षार सूत्र, जो फिस्टुला का जो दुनिया में कोई इलाज नहीं है, सर्जरी करने में बहुत मिस्टेक अगर रह गया तो फिर हो जाता है, वो क्षार सूत्र बीएचयू का दिया है, जो और दुनिया में विदेशों में हो रहा है। बहुत सारे ऐसे यहाँ बीएचयू की बहुत सारे इस्टेब्लिश ज्ञान है, समझे। Big round of applause for release of abstract book. देखिए, जैसा कि आपने कहा कि एक ये शुरुआत है और धरातल पे और देश पे इसका क्या असर पड़ेगा, इसमें ये डिपेंड करता है कि आपकी मीडिया की, प्रिंट मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कितनी भागीदारी है। क्योंकि हम जो कहते हैं इसको समाज में धरातल पे ले जाने का काम आप लोग पहुँचाते हैं, और जितनी आप इस पर जोर देंगे, बार बार लोगों को रिमाइंड करेंगे, हिट करेंगे, तो उसके हिसाब से लोगों के दिमाग में आएगा और ये चीज़ें फिर धरातल पे आनी शुरू होंगी। जैसे बात हुई कि भाई हम क्लेम कर रहे हैं कि हम दुनिया की लार्जेस्ट आबादी वाले देश हैं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, हमारा जो संसाधन है वो लिमिटेड है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो डिमांड एंड सप्लाई, उसी के साथ से सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हम कह रहे हैं। अच्छा, जो नेचर है उसकी भी एक क्षमता है, अगर उसकी हम क्षमता के बियॉन्ड जाएंगे, जैसे कोई रबर है, उसकी इलास्टिसिटी जितने होता खींचेंगे तब तो बर्दाश्त करेगा, उससे ज़्यादा तो टूट जाएगा। उसी तरह उसका ये नेचर का भी यही है, वातावरण का भी यही है, और हमारी जो पृथ्वी माँ है उनका भी यही है। तो ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम पेड़ काटते हैं, एक तो 10 पेड़ लगाएं, और अगर हम एक चपाती खा सकते हैं तो 2 न लें, एक सब्जी खा सकते हैं 2 नहीं लें, फिर आप बिन में फेंकेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त का भोजन नसीब नहीं होता। क्यों नहीं नसीब होता? कि हमारी डिमांड तो ज़्यादा है, सप्लाई कम है। क्योंकि अब देखिए, जो भी खेती की उपयोगी ज़मीन थी वो सब तो धीरे धीरे अब कंस्ट्रक्शन में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में जा रहे हैं, तो खेती की ज़मीन सिकुड़ती जा रही है, वो बढ़ते जा रहे हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं, डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ये सब कुछ सोचना पड़ेगा, और जब तक हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर हम अपने आने वाली जनरेशन को कैसा देश छोड़ के जाएंगे, ये एक चिंतनीय बात होगी। दिक्कत यह है सर कि बहुत सारी चीज़ें तो जो हमारे वैज्ञानिकों के पास हैं, जो हमारे वैज्ञानिक सोचते हैं, जिस पर वो काम करना चाहते हैं, या जिस चीज़ की ज़रूरत होती समाज को, देश को, प्रकृति को, पर्यावरण को, सरकारें कई बार उस पर नकारात्मक रवैया अपनाते हैं। तो उसकी फंड की कभी दिक्कत आती है, कभी काम करने का मौका नहीं मिलता है, या जो उस क्षेत्र में काम करने के लिए नई पीढ़ी को सींचते हैं, वो अपना भविष्य को लेकर के इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हमको कैसे हमारा भविष्य इसमें सिक्योर है। बड़ी सारी दिक्कत। आप चूँकि यहाँ पर आप साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, गुरु हैं, लोगों को खड़ा करते, नर्सरी पैदा करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सब मुसीबतें आती हैं क्योंकि ये सरकारों पे निर्भर करता है, सरकारों की क्या, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उनकी प्राथमिकताएं कुछ अलग होती हैं। हम एज ए टीचर, एज ए रिसर्चर, हमारी प्राथमिकताएं अलग होती हैं। हम चाहते हैं कि हमको काम करने के लिए जो संसाधन चाहिए वो मुहैया कराए जाएँ, जो वातावरण चाहिए वो मुहैया कराया जाए। तब तो हमारा ये धर्म होता है कि हम काम ऐसा करें
कि उस काम का जो आउटकम हो उससे हमारी समाज को फ़ायदा हो, हमारे देश को फ़ायदा हो। जैसे कि हम कहते हैं ना कि साइंटिस्ट अगर रिसर्च करता है तो बेंच टू बेड साइड, लैब से वो अस्पताल में बेड साइड जाना चाहिए, मरीजों को उसका लाभ मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो ऐसी रिसर्च का कोई फ़ायदा नहीं, वो पैसा तो डाउन द ड्रेन गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सोचने वाली बात है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। गाय गंगा गायत्री हमारे देश की एक विरासत रही है। विरासत रही है, बिल्कुल। गंगा को बचाने के लिए तमाम सारी बातें होती हैं। गंगा के परिधि में 7 किलोमीटर के एरिया में जैविक खादों का कहा जाए, जैविक खादों को बढ़ावा देने की बात की गई, और जितने पेस्टिसाइड हैं, रासायनिक चीज़ें, उनका प्रयोग रुका गया, क्योंकि वो पानी के माध्यम से गंगा जी में जाता है, गंगा जी का जल प्रदूषित होता है। मैं प्रयागराज से लेकर के यहाँ तक देखा, मैं साइंटिस्टों के साथ रहा, तमाम सारी चीज़ें उसमें आई पानी का, जिसको आपने अभी इंगित किया, ये बड़ी बात आपने कही। वो सारी चीज़ें क्यों नहीं सोच पाते हैं लोग? नहीं, अब यहाँ देखिए यही परेशानी आती है कि अब ये काम तो एडमिनिस्ट्रेशन को करना है, सरकारों को करना है। आप देखिए, मेरा ख्याल है 25 साल से तो मैं सुन रहा हूँ ना गंगा सफाई का अभियान, अभी भी नाले जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि उसमें जो धरातल पे काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। ये हम और आप आवाज़ उठा सकते हो, हम आवाज़ उठा सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन करना तो सरकारों को है। जैसे अभी मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, उन्होंने शुरुआत की, समाज ने उसको ले लिया, हाथों हाथ उठा लिया, तो उन्होंने देखा। तो इसी तरह अब जैसे कहते हैं काफ़ी हद तक कम हो गया कि भाई कपड़ा नहीं धो, नहाओ नहीं, साबुन इस्तेमाल नहीं करो, सब हो रहा है, लेकिन जो सरकारों को करना चाहिए और जितनी जल्दी और जितनी इफेक्टिविटी से करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। तो वो जब तक नहीं होगा, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तब तक शायद हम जो हासिल करना चाहते हैं वो शायद ना हो। और ये तभी होगा, यहाँ हर काम डंडे से होता है, तो जब तक न्यायालयों का उनका ऑब्जर्वेशन नहीं हो, उनके कंट्रोल में ना हो, तब शायद टाइम बाउंड नहीं होगा।